नमस्कार दोस्तों, मैं विनोद कश्यप एक बार फिर आपके सामने अपने न्यू वीडियो के साथ। जैसा कि दोस्तों आपने मेरे पीछे की वीडियो में देखा होगा कि हमने अब तक सिंधु सभ्यता के 3 पार्ट कर लिए हैं। सिंधु सभ्यता के हमने 3 पार्ट पढ़ लिए हैं। उन तीनों पार्टों के अंदर हमने हड़प्पा के बारे में जानकारी ली। उससे पहले मैंने आपको एक सूत्र दिया जिसके माध्यम से जितने भी सिंधु सभ्यता के स्थल हैं वो स्थल किस नदी के क्षेत्रों में मतलब ना विकसित है या किन नदियों के किनारों पर व्यवस्थित हैं, ये हमने याद कर लिया। और आज हम जिस स्थल के बारे में बात करना चाह रहे हैं वो है मोहनजोदड़ो। लेकिन इस वीडियो को शुरू करने से पहले दोस्तों मेरी एक छोटी सी अपील आप लोगों से कि जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ मेरे बेल आइकन को भी दबा लें ताकि मेरे आने वाले न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन जो है वो आपको मिलते रहें। तो चलिए दोस्तों हम इस जानकारी को शुरू करते हैं और शुरू करते हुए हम इसके बारे में आगे पढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, हम बात कर रहे हैं मोहनजोदड़ो की। मोहनजोदड़ो जो कि सिंधु नदी के तट पर क्या है, व्यवस्थित है या सिंधु नदी के किनारे पर है। लेकिन ये भी याद रखिएगा दोस्तों, मैंने आपको कल भी ये बात बताई थी कि ये सिंधु नदी के किस भाग में स्थित है, दाएं भाग के अंदर स्थित है। याद रखिएगा दोस्तों। अब बात करेंगे मोहनजोदड़ो की। देखो दोस्तों, मोहनजोदड़ो जो है ये पाकिस्तान के अंदर पड़ने वाला क्षेत्र है। नंबर 1 चीज तो ये कहां पड़ता है, पाकिस्तान के अंदर। पाकिस्तान के अंदर भी कहां पड़ता है दोस्तों, ये पाकिस्तान के अंदर एक लरकाना नामक क्षेत्र है, लरकाना जिला है, ठीक है ना। लरकाना जिले के अंदर ये क्षेत्र पड़ता है पाकिस्तान के, मोहनजोदड़ो जो है दोस्तों। अब इस मोहनजोदड़ो को इतना इंपॉर्टेंट क्यों अधिक माना जाता है दोस्तों, एक चीज बड़ा इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, मोहनजोदड़ो स्थल जो है वो हड़प्पा से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट स्थल माना गया है। इसके कई रीजन हैं। उनके कई रीजन क्या है, हम सबसे पहले मोहनजोदड़ो के उपनामों के बारे में चर्चा करते हैं ताकि आपको इसकी विशेषताओं के बारे में पता लग जाए और इसके नाम के बारे में भी पता लग जाए। दोस्तों इसका मोहनजोदड़ो जो है कई बार आप पढ़ते हो और ये बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है कि मृतकों का टीला किसे कहा जाता है, मृतकों का टीला किसे कहा जाता है। तो मृतकों का टीला जो है वो किसे कहा जाता है, मोहनजोदड़ो को कहा जाता है। लेकिन ये बड़ी ही आश्चर्य की बात है दोस्तों, मैं आपको जो ये फैक्ट बताने वाला हूं ये आपको बड़ा ही क्या करेगा, आश्चर्य में भी लेके आएगा और एक अच्छी जानकारी भी प्रदान करेगा। दोस्तों हम मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला कहते हैं या प्रेतों का टीला भी कहा जाता है इसको। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि हमें मोहनजोदड़ो से किसी भी प्रकार का कोई भी कब्रिस्तान प्राप्त नहीं हुआ है। हमने इससे पहले के वीडियो में हड़प्पा के बारे में जानकारी ली थी दोस्तों, और हड़प्पा के बारे में मैंने आपको बताया था कि हड़प्पा में हमें 2 प्रकार के कब्रिस्तान प्राप्त हुए हैं, अर्थात एक कब्रिस्तान और एक समाधि स्थल जिसको HR नाम दिया गया और एक कब्रिस्तान जिसको R37 नाम दिया गया। यहाँ पर दोस्तों मृतकों का टीला इस मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ है दोस्तों, मुअनजोदड़ो। याद रखिएगा दोस्तों, इसका पूरा नाम जो है वो क्या है, मुअन, ठीक है, जोदड़ो, ठीक है, जोदड़ो। याद रखिए दोस्तों मोहनजोदड़ो। और इसको सिंधी भाषा के अंदर अर्थात सिंध प्रांत की भाषा के अंदर इसका शाब्दिक अर्थ निकलता है मृतकों का टीला। लेकिन इसका शाब्दिक अर्थ मृतकों का टीला जरूर निकलता है दोस्तों, लेकिन यहाँ पर हमें किसी प्रकार का कब्रिस्तान प्राप्त नहीं हुआ। कई बार हमारा दिमाग या हम ये सोचने लग जाते हैं कि मृतकों का टीला होगा तो काफी लोग दफनाए गए होंगे या काफी लोगों को वहां क्या किया गया होगा मतलब ना गाड़ा गया होगा। लेकिन ऐसा नहीं है, हमें किसी प्रकार के कब्रिस्तान के साक्ष्य प्राप्त नहीं हुए हैं। ये बहुत बड़े अचंभे की बात है दोस्तों। चलिए दूसरी बात, मृतकों का टीला या प्रेतों का टीला किसे कहा गया, मोहनजोदड़ो को कहा गया। इसके अलावा इसका एक नाम और है दोस्तों, जो नाम है सिंध का बाग, सिंध का बाग। और साथ ही साथ इसे कहा जाता है सिंध का नकलिस्तान। दोस्तों ये नाम इसका क्यों पड़ा है, सिंध का बाग और सिंध का नकलिस्तान। ये नाम इसका इसलिए पड़ा है दोस्तों क्योंकि सिंध का बाग और सिंध का नकलिस्तान, नकलिस्तान उस क्षेत्र को कहते हैं जिसके चारों ओर रेगिस्तान हो, लेकिन उस रेगिस्तान में एकमात्र क्षेत्र ऐसा हो जो उपजाऊ हो। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि मोहनजोदड़ो अपने उपजाऊपन के कारण सिंध प्रांत का क्या कहलाता था, बाग कहलाता था, और सिंध प्रांत का क्या कहलाता है, नकलिस्तान कहलाता है। ये आपको जानकारी याद है रखनी होगी। इसके अलावा दोस्तों इसका एक नाम जो मैं आपको बड़ा इंपॉर्टेंट बता रहा हूं, जो नाम आपने बहुत कम सुना होगा, और वो नाम है स्तूपों का शहर। ठीक है दोस्तों, स्तूपों का शहर। अब आप कहोगे सर स्तूपों का शहर ये नाम इसे क्यों दिया गया, इसका एक रीजन है दोस्तों। स्तूपों का शहर इसे इसलिए नाम दिया गया है क्योंकि हमें यहाँ से कनिष्क के द्वारा निर्मित एक चैत्य प्राप्त हुआ है, कनिष्क के काल का, ठीक है ना दोस्तों, कनिष्क के काल का या कनिष्क द्वारा निर्मित एक चैत्य प्राप्त हुआ है हमें, एक चैत्य प्राप्त हुआ है हमें, कनिष्क द्वारा निर्मित एक चैत्य प्राप्त हुआ है हमें, जिसके कारण हमने इस शहर को एक नाम दे दिया और वो नाम क्या पड़ गया, स्तूपों का शहर पड़ गया। तो ये नाम जो है
मोहनजोदड़ो का, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट नाम है दोस्तों जो आपको याद है रखना पड़ेगा। मृतकों का टीला, प्रेतों का टीला, स्तूपों का शहर, सिंध का बाग, सिंध का नकलिस्तान, ये जो सारे नाम हैं ये मोहनजोदड़ो के हैं दोस्तों, और सबसे इंपॉर्टेंट नामों के अंतर्गत ये आता है। दूसरी बात देखो, मोहनजोदड़ो की बड़ी एक इंपॉर्टेंट खास बात आपको मैं बताता हूं दोस्तों। मोहनजोदड़ो एकमात्र ऐसा शहर है जिसके बारे में ये कहा जाता है कि ये 7 बार उजड़ा, 7 बार उजड़ा, वह 7 बार ही बसा। याद रखिएगा दोस्तों, 7 बार ही बसा। मोहनजोदड़ो एकमात्र ऐसा स्थल है जो 7 बार उजड़ा था और 7 बार बसा था। ऐसा क्यों कहा गया? क्योंकि जब यहाँ का उत्खनन किया गया तो उत्खनन करने के बाद हमें यहाँ पर 7, ठीक है ना, खंडों के, या हम ये कहते हैं 7 स्तरों के बारे में हमें क्या प्राप्त हुई, जानकारी प्राप्त हुई, जिसके कारण इतिहासकारों ने अनुमान लगाया कि शायद ये क्षेत्र जो है ये 7 स्तर इसलिए इसके प्राप्त हुए हैं क्योंकि ये 7 बार क्या हो गया था, मतलब उजड़ गया था, तो हर बार ये क्या हो जाता था, बस जाता था, जिसके कारण ये 7 परत हमें क्या हुई है, प्राप्त हुई हैं, या ये 7 स्तर जो है वो हमें क्या हुए, प्राप्त हुए हैं। तो ये थी मोहनजोदड़ो के बारे में थोड़ी सी इंपॉर्टेंट जानकारी। अब बात आती है मोहनजोदड़ो स्थल की खोज को लेकर दोस्तों। तो मैंने आपको पिछले वीडियो में भी ये बात बता दी थी दोस्तों कि मोहनजोदड़ो स्थल की खोज जो थी सन 1922 के अंदर राखलदास बनर्जी के द्वारा की गई थी। याद रखिए दोस्तों, किसके द्वारा की गई थी, राखलदास बनर्जी के द्वारा। ठीक है दोस्तों, सन 1922 के अंदर मोहनजोदड़ो की खोज जो थी वो किसके द्वारा की गई थी, राखलदास बनर्जी के द्वारा की गई थी। लेकिन राखलदास बनर्जी ने 1922 से लेकर 1927 तक अपनी टीम के साथ सर जॉन मार्शल के साथ इस स्थल का क्या किया, उत्खनन किया। याद रखिएगा दोस्तों, सन 1922 से लेकर 1927 तक राखलदास बनर्जी ने अपने क्षेत्र के अंदर इसका क्या किया, उत्खनन कार्य किया। इसके बाद अनेक कई, ठीक है ना, इसके अंदर कई उत्खननकर्ता है जिन्होंने यहाँ का क्या किया है, उत्खनन कार्य किया है। लेकिन हमें यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट व्यक्ति जो है वो किसको मानना है, सबसे इंपॉर्टेंट व्यक्ति जो याद रखने हैं वो किसको रखने हैं, राखलदास बनर्जी को याद रखना है, जिन्होंने, ठीक है ना, खुदाई की और खोज की सन 1922 के अंदर किस स्थल की, मोहनजोदड़ो की। चलिए दोस्तों, अब हम बात कर रहे हैं मोहनजोदड़ो की। तो मोहनजोदड़ो के अंतर्गत है हमारे पास मोहनजोदड़ो की खुदाई से या उत्खनन से हमें जो सामग्रियां प्राप्त हुई और जो चीजें प्राप्त हुई या जो हमें यहाँ पर साक्ष्य प्राप्त हुए, वो साक्ष्य कौन कौन से थे, हम उन साक्ष्यों के बारे में जिक्र करेंगे। उससे पहले दोस्तों, यदि आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप ले सकते हैं। चलिए दोस्तों, जैसा कि हम बात कर रहे हैं, इसे स्तूपों का टीला कहा जाता है और 7 बार ये उजड़ा और 7 बार ये बसा। तो हम इसके अंतर्गत आने वाले जितने भी हमारे को साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, हम इन साक्ष्यों के बारे में जिक्र कर लेते हैं कि मोहनजोदड़ो से हमें कौन कौन से क्या है, साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो चलिए, सबसे पहले मोहनजोदड़ो जो स्थल है वो अपने आप में इतना इंपॉर्टेंट स्थल क्यों है, क्योंकि दोस्तों इससे पहले हमने हड़प्पा के अंदर एक चीज पढ़ी थी कि यदि आपके पास ये क्वेश्चन यूं आ जाता है कि बताइए सर्वाधिक अभिलेख युक्त मोहरें कहां से प्राप्त हुई है, तो मैंने आपको इसका आंसर बताया था दोस्तों, अगर अभिलेख युक्त वर्ड आ जाता है तो उसका आंसर हड़प्पा है। लेकिन अगर क्वेश्चन ये आ जाए कि बताइए सर्वाधिक, अगर क्वेश्चन ये आ जाए दोस्तों कि सर्वाधिक मोहरें हमें कहां से प्राप्त हुई हैं, तो सर्वाधिक मोहरें जो है वो हमें कहां से प्राप्त हुई हैं, मोहनजोदड़ो से। इससे पीछे के वीडियो में मैं आपको इसके बारे में क्या दे चुका हूं, पूर्ण रूप से जानकारी दे भी चुका हूं। तो यहां भी याद रखिएगा, मोहनजोदड़ो से हमें सर्वाधिक क्या प्राप्त हुई है, मोहरें प्राप्त हुई है। एक चीज इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात दोस्तों, यहां जो चीजें प्राप्त हुई हैं उन चीजों में सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो है विशाल स्नानागार। यहां पर हमें एक विशाल स्नानागार प्राप्त हुआ है और ये विशाल स्नानागार जो है दोस्तों, मैं इसके बारे में आपको विस्तार से और बड़ा इंपॉर्टेंट एक चित्र के माध्यम से आपको समझाना चाहूंगा ताकि आप इसको पूर्ण रूप से अच्छी तरह क्या कर लें, समझ लें। विशाल स्नानागार दोस्तों बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है कि जॉन मार्शल ने जब इस विशाल स्नानागार को देखा, तो यहां पर एक चीज याद रखिएगा, जॉन मार्शल के द्वारा इस स्नानागार को देखकर क्या प्रकट किया गया था, आश्चर्य प्रकट किया गया था। उन्होंने कहा था यार इतना मतलब इंपॉर्टेंट चीज की उस काल के लोगों के पास एक स्नानागार है। और दूसरी बात दोस्तों, ये स्नानागार जो है ये मोहनजोदड़ो के ऊपरी भाग के अंदर, जिसको किला या टीला कहा जाता है, उसके अंतर्गत प्राप्त हुआ है और ये सार्वजनिक था दोस्तों। ये कोई किसी मतलब ना आमजन के लिए भी था और विशेष लोगों के लिए भी था। ये नहीं था कि ये केवल प्रभुत्वशाली लोगों के लिए था या मतलब ना कुछ मतलब धनी लोगों के लिए था, नहीं, ये सार्वजनिक था विशाल स्नानागार। लेकिन अब ये विशाल स्नानागार जो है इसकी मुख्य बातें क्या है, मैं आपको थोड़ा सा यहाँ बता देता हूँ दोस्तों। विशाल स्नानागार को हम एक डायग्राम के माध्यम से समझते हैं। पहली बात तो एक ये दोस्तों, ये समझ लीजिएगा कि विशाल स्नानागार जो है
इस विशाल स्नानागार में ये दिशा जो है उत्तर है, ये मान लीजिए दक्षिण है, ये दिशा जो है वो कौन सी है, पश्चिम है, और ये दिशा कौन सी है, पूर्व है। तो आपको एक चीज तो यहां समझनी पड़ेगी दोस्तों कि इस विशाल स्नानागार के अंदर, ठीक है ना, प्रवेश करने के लिए एक गेट जो है वो कहां था, उत्तर के अंदर था। एक गेट जो है वो कहां है दोस्तों, याद रखिएगा, पूर्व के अंदर था। और एक जो गेट है वो कहां है, दक्षिण के अंदर था। थोड़ा सा इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों, ये याद रखिएगा। लेकिन आपको यहां पर एक चीज बता दूं दोस्तों कि ये जरूर जो उत्तर और पूर्व के अंदर था, लेकिन यहां पर आपको जिस डायग्राम के माध्यम से मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं, आपको ये समझना जरूरी है कि यहां पर ये मार्ग जो है जो इन क्षेत्रों के अंतर्गत आते हैं, ठीक है ना, उत्तर और कहां आता है, पूर्व और दक्षिण के अंदर। लेकिन आपको ये याद रखना पड़ेगा कि यहां पर पश्चिम के अंदर ऐसा कोई द्वार नहीं था जिसके माध्यम से इस स्नानागार के अंदर आया जा सके। इसका मतलब तीन और इस स्नानागार के क्या था, इसके अंतर्गत अंदर आने का प्रवेश मार्ग था। दूसरी बात, जब हम इसके अंदर आ जाते थे तो आने के बाद इस स्नानागार के अंदर यदि हमें दाखिल होना पड़ता था तो इस स्नानागार के अंदर, याद रखिएगा दोस्तों, इस स्नानागार के अंदर, ठीक है ना, उत्तर और दक्षिण के अंदर कुछ सीढ़ियां थी जिसके माध्यम से हम इस स्नानागार के अंदर क्या कर सकते थे, प्रवेश कर सकते थे। तो याद रखिएगा, उत्तर और दक्षिण के अंदर इस स्नानागार के अंदर क्या प्राप्त हुई, हमें सीढ़ियां प्राप्त हुई। और सबसे इंपॉर्टेंट बात दोस्तों, जब इस स्नानागार का पानी, ठीक है दोस्तों, जब इस स्नानागार का पानी गंदा हो जाता था या इस स्नानागार का पानी बाहर निकालना होता था, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज दोस्तों यहां पर कि यहां पर एक होल बना हुआ था। जो होल किस दिशा की तरफ बना हुआ था, दक्षिण पश्चिम की ओर बना हुआ था। तो याद रखिएगा दोस्तों, पानी के बाहर निकालने की भी, निकासी की भी बड़ी इंपॉर्टेंट व्यवस्था थी। जो व्यवस्था कहां बनी हुई है, दक्षिण पश्चिम के अंदर बनी हुई है। तो ये स्नानागार जो था ये बड़ा इंपॉर्टेंट स्नानागार था। और इस स्नानागार की मुख्य बातें दोस्तों आपको ये भी बता दूं कि जलाशय जो है ये, इसकी फर्श जो था पक्की ईंटों से बना हुआ था। और फर्श के अंदर जो ईंटें जो जोड़ी गई थी, देखिए इसके अंतर्गत जो ईंटें जुड़ी हुई थी, इसका जो फर्श बना हुआ था ईंटों से बना हुआ था। ये ईंटों की जड़ाई जो थी दोस्तों, ईंटों की जड़ाई जो थी, याद रखिएगा, ये किससे की गई थी, ईंटों की जड़ाई जिप्सम व बिटुमिन से की गई थी। याद रखिए दोस्तों, मतलब इनके अंतर्गत ईंटों को जोड़ने के लिए या ईंटें लगाने के लिए, ठीक है ना, बिटुमिन्स और जिप्सम का प्रयोग किया गया था दोस्तों। याद रखिएगा, बिटुमिन्स और जिप्सम का प्रयोग किया गया था। तो दोस्तों ये जो स्नानागार था, इसको देखकर सन जॉन मार्शल ने देखा और कहा, एक आश्चर्य प्रकट करते हुए कहा कि ऐसा स्नानागार उस सभ्यता के अंदर मिलना बड़ा ही इंपॉर्टेंट था जिसके अंतर्गत उत्तर और दक्षिण में कुछ सीढ़ियां बनी गई है और जल निकासी की व्यवस्था जो है दक्षिण पश्चिम के अंदर की गई है। इसके साथ ही अब आपके पास क्वेश्चन एक उभर रहा होगा दोस्तों कि सर जल निकासी की व्यवस्था तो हो गई, लेकिन जब ये खाली हो जाता था तो फिर उसके बाद इसके अंदर पानी कैसे भरा जाता था। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, इस स्नानागार के करीब कुल 8 कमरे हमें प्राप्त हुए हैं। उन 8 कमरों के अंदर हमें कुछ कुएं भी प्राप्त हुए, लेकिन यहाँ पर एक ऐसा कमरा बना हुआ था जिसके अंतर्गत एक कुआं बना हुआ था, जिस कुएं का पानी जो था शायद इसके अंतर्गत लाने का एक क्या किया गया था, प्रावधान था, या एक बड़ी सुविधा मतलब बना इन्होंने दे रखी थी कि इस कुएं के माध्यम से इसके अंदर वो पानी क्या कर दिया करते थे, भर दिया करते थे। तो कितना इंपॉर्टेंट मतलब इन लोगों का मतलब ये स्ट्रक्चर है, या ये कह सकते हैं कि इनकी प्रणाली है या पद्धति है कि किस तरह ये लोग इस तरह इस चीज का क्या कर रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात दोस्तों कि ये जो खुले में ये जो स्नानागार है, इस स्नानागार की मुख्य बात यह है कि स्नानागार के ऊपर एक छत बनी हुई है। जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि स्नानागार की छत जो है, स्नानागार की छत जो है वो किससे बनी हुई थी, लकड़ी से बनी हुई थी दोस्तों, लकड़ी से बनी हुई थी। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा स्नानागार की छत जो है वो किससे बनी हुई थी, लकड़ी से बनी हुई थी। तो बड़ा इंपॉर्टेंट जो है ये विशाल स्नानागार हमें प्राप्त हुआ है। इसीलिए हम मोहनजोदड़ो के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है, उन सबसे इंपॉर्टेंट चीजों में से एक चीज किसे मानते हैं, विशाल स्नानागार को मानते हैं, जिसे देखकर जॉन मार्शल के द्वारा क्या प्रकट किया गया था, आश्चर्य प्रकट किया गया था। इसको यूं समझ सकते हो दोस्तों कि आज आपने के है किसी भी गांव में या किसी भी छोटा मोटा क्षेत्र के अंदर के है कि स्विमिंग पूल कौन मिल रहा है, क्योंकि स्नानागार ना आप के दिया स्विमिंग पूल, लेकिन आप सोच के देखो दोस्तों इन लोगों के पास इनका अपना स्विमिंग पूल था। इसका मतलब कहीं ना कहीं ये लोग हमसे इतने एडवांस थे कि आज इतने अधिक उपकरण होने के बावजूद, यंत्र होने के बावजूद, यांत्रिकी मतलब ना दौर होने के बावजूद हमारे पास
क्या है, ऐसी चीजें नहीं है जो इनके पास थी या जो ये लोग कर रहे थे। अगर इतना विकास या इतना विकसितपन अगर हमारे जितना इनके पास होता तो ये पता नहीं अपनी सभ्यता को किस कदर और कहां तक लेकर जाते। तो दोस्तों ये विशाल स्नानागार की बात थी, जो मैं आशा करता हूं आपको समझ आ गई होगी। हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। मोहनजोदड़ो के अंदर जो क्या है, देखिए दोस्तों, मोहनजोदड़ो के अंदर विशाल स्नानागार मिलने के साथ हमें मोहनजोदड़ो की जब राखलदास बनर्जी और उसकी टीम के द्वारा और अन्य लोगों के द्वारा यहाँ पर जब खुदाई की गई तो मोहनजोदड़ो के अंतर्गत एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट चीज प्राप्त हुई और वो था विशाल अन्नागार। दोस्तों याद रखिएगा, सेकंड नंबर पर क्या आता है, विशाल अन्नागार। ठीक है दोस्तों, ये विशाल अन्नागार जो है दोस्तों याद रखिएगा, सिंधु सभ्यता के अंदर मोहनजोदड़ो की या सिंधु सभ्यता की यदि सबसे बड़ी इमारत के रूप में अगर किसी चीज को जाना जाता है, सबसे बड़ी इमारत की बात कर रहा हूं दोस्तों मैं, तो याद रखिएगा विशाल अन्नागार को माना जाता है। सबसे बड़ी इमारत जो है वो किसे कहा गया है, विशाल अन्नागार को कहा गया है। और इसका एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि यहाँ पर मोहनजोदड़ो के लोग जो थे वो सारा अनाज जो थे वो इसके अंदर रखा करते थे, इसीलिए विशाल अन्नागार था। और इसकी मुख्य बात यह है कि इसका ऊपरी हिस्सा जो है वो लकड़ी का बना हुआ था और नीचे हिस्सा जो है वो पत्थर का बना हुआ था, जिसके कारण इसका ऊपरी हिस्सा जो है वो क्या हो चुका है, समाप्त भी हो चुका है। इस तरह ये जो बिल्डिंग जो थी या ये जो इमारत जो थी, अन्नागार जो थी, ये मोहनजोदड़ो की और सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी संरचना के रूप में, इमारतीय संरचना के रूप में क्या होती है, हमें पाई जाती है या हमें मिलती है। तो इसके अंतर्गत हमें दूसरी जो चीज प्राप्त हुई है वो है विशाल अन्नागार। और इसी के साथ तीसरी चीज भी हमें जो प्राप्त हो रही है वो भी विशाल ही है, जिसे हम क्या कह सकते हैं, विशाल सभागार। दोस्तों इसे क्या कहेंगे हम, विशाल सभागार। लेकिन यहाँ पर क्या है, विशाल सभागार का मतलब ये है दोस्तों हमें 20 कमरों वाला एक क्या हुआ है, सभागार प्राप्त हुआ है, जिसको कुछ लोग क्या है, कमरों वाला सभागार न बोलकर क्या बोल देते हैं, महाविद्यालय बोल देते हैं। इसीलिए कई विद्वान जो हैं, कई लेखक जो है वो अपनी किताबों में ये लिख देते हैं कि बताइए सिंधु सभ्यता में महाविद्यालय के प्रमाण कहाँ से प्राप्त हुए। दोस्तों किसी भी चीज को अपने नजरिए से देखना या उसे किसी चीज का मतलब है ना नाम दे देना एक अलग बात है, लेकिन किसी चीज का होना एक अलग बात है। यहाँ महाविद्यालय कहा जा सकता है क्योंकि कुछ लोगों ने या कुछ लेखकों ने इसको आगे क्या कर दिया है, प्रचारित कर दिया है। लेकिन सच्चाई ये है कि हम इसे केवल सभागार ही बोल सकते हैं, क्योंकि 20 लोगों के कमरों वाला एक हॉल प्राप्त हुआ है। तो हमें ये मान सकते हैं कि शायद यहाँ पर लोग कहीं सभा करते होंगे, बैठते होंगे, रहते होंगे। ये क्या है, लेकिन हम पूर्ण रूप से नहीं कह सकते, इसको महाविद्यालय की संज्ञा भी नहीं दी जा सकती। लेकिन यहाँ पर दोस्तों हम इसके बारे में एक बात इस बात के बारे में चर्चा जरूर करेंगे कि विशाल सभागार जो है ये क्या है। देखिए दोस्तों, इस विशाल सभागार का मुख्य बात यह है कि ये 20 खंभों वाला, सॉरी दोस्तों 20 कमरों वाला नहीं, 20 खंभों वाला, ठीक है ना, 20 कमरों वाला नहीं, 20 खंभों वाला, क्योंकि काफी खंभे, 20 खंभे लगे हुए हैं तो नॉर्मल बात है काफी क्या होगा, बड़ा होगा, ठीक है ना। 20 खंभों वाला जो हमें सभागार प्राप्त हुआ है, जिसे महाविद्यालय की संज्ञा दी गई है। दोस्तों ये जो चीज है, ये चीज इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जब मैके महोदय ने अपनी एक पुस्तक लिखी, याद रखिए दोस्तों, मैके महोदय ने अपनी एक पुस्तक लिखी जिसका नाम था फर्दर एक्सकवेशन, ठीक है ना, जिसका नाम क्या था, फर्दर एक्सकवेशन, ठीक है। और ये किसके द्वारा लिखी गई है, मैके महोदय के द्वारा, ठीक है ना। क्योंकि इस स्थल पर याद रखिएगा, इस स्थल पर 1922 से लेकर 1927 तक जो खुदाई का कार्य जो था वो किसके द्वारा किया गया था, राखलदास बनर्जी के द्वारा किया गया था। लेकिन इस स्थल पर राखलदास बनर्जी के बाद याद रखिएगा 1927 के बाद अर्थात 1931 तक मैके महोदय ने ही क्या किया था, खुदाई का कार्य किया था। इसीलिए फर्दर एक्सकवेशन एट मोहनजोदड़ो, ठीक है ना दोस्तों, फर्दर एक्सकवेशन, ठीक है ना, एट मोहनजोदड़ो नामक एक पुस्तक जो थी वो मैके महोदय ने लिखी थी। और मैके महोदय ने जब ये पुस्तक लिखी तो मैके महोदय ने इस पुस्तक को लिखने के बाद इस पुस्तक के अंदर इस 20 खंभों वाले महाविद्यालय या 20 खंभों वाले विशाल सभागार का क्या किया, जिक्र किया। लेकिन उन्होंने इस पुस्तक के अंदर उसको न तो क्या कहा, विशाल सभागार कहा, और न ही उस पुस्तक के अंदर इन्होंने उस क्या कहा, महाविद्यालय कहा, बल्कि हाँ बिल्कुल मैं समझाने वाला हूँ, एक सेकंड थोड़ा सा आप इसको समझ लीजिए फिर बताता हूँ, ठीक है ना। फर्दर एक्सकवेशन एट मोहनजोदड़ो किताब के अंदर मैके ने इस विशाल सभागार को जो है वो क्या कहा, एक बाजार कहा, हाट कहा। याद रखिए दोस्तों, एक बाजार या क्या कहा, हाट कहा। अब अगर मैं क्वेश्चन ये पूछूं और इस क्वेश्चन को नया तरीका बनाना चाहूं तो ये बन जाएगा दोस्तों कि बताइए हमें सिंधु सभ्यता का ऐसा कौन सा स्थल है जहां से हमें बाजार या हाट के क्या हुए प्रमाण प्राप्त हुए हैं। तो दोस्तों चीज केवल वही है, विशाल सभागार, लेकिन इसको अलग अलग लोग, अलग अलग विद्वान जो है वो क्या दे रहे हैं, अलग अलग नाम दे रहे हैं। मेरे कुछ मित्र यहाँ बैठे हैं
जो स्टडी कर रहे हैं, तो वो मेरे से एक चीज पूछ रहे हैं, सर विशाल खंभों वाला भवन का मतलब। देखो दोस्तों, विशाल खंभों का मतलब होता है जो गुंबद लगे हुए होते हैं, जो स्तंभ लगे होते हैं। जब अगर वो 20 स्तंभ लगे हुए होंगे तो आप सोच के देखिए, 20 स्तंभ लगाने के लिए और बीच में जगह छोड़ते हुए स्तंभों का निर्माण करेंगे तो वो काफी लंबा बन जाएगा। और इसीलिए इतना बड़ा सभागार, इतना बड़ा एक बहुत बड़ा क्षेत्र जो लंबाई दूरी तक खूब लंबे तक फैला हुआ है, जिसके अंदर टोटल कितने खंभे लगे हुए हैं, 20 खंभे लगे हुए हैं। तो आप सोच कर देखिए, वो अपने आप में एक विशाल सभागार के रूप में ही क्या होगा, हमें प्रतीत होगा। तो इसीलिए फर्दर एक्सप्लिकेशन एट मोहनजोदड़ो नामक किताब के अंदर मैके मोदिया ने इस विशाल सभागार को क्या कहकर पुकारा है, बाजार या हाट कहकर क्या किया है, पुकारा है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट बात करेंगे मोहनजोदड़ो के अंदर हमें और कौन कौन सी चीजें प्राप्त हुई। दोस्तों, मोहनजोदड़ो के अंदर हमें एक कांसे की नर्तकी की मूर्ति प्राप्त हुई है। कांसे की नर्तकी की क्या प्राप्त हुई है, मूर्ति प्राप्त हुई है। याद रखिए दोस्तों, कांसे की नर्तकी की मूर्ति, वैसे भी हम जानते हैं कि मोहनजोदड़ो जो था, हमने इससे पहले भी बात की थी कि मोहनजोदड़ो जो है वो एक कांस्य युगीन सभ्यता है। और अगर वो कांस्य युगीन सभ्यता है तो हम जानते हैं दोस्तों कि कांस्य युगीन सभ्यता के अंतर्गत कांसे का क्या किया गया होगा, इस्तेमाल किया गया होगा। और इसीलिए क्या है कि हमें यहाँ पर एक नर्तकी की मूर्ति प्राप्त हुई है, जिसे कांस्य युगीन नर्तकी की क्या है, मूर्ति बताया जाता है। जो कांस्य, जो धातु से, मतलब कांस्य धातु से क्या है, बनी हुई मूर्ति प्राप्त हुई है। इससे पहले दोस्तों, मैंने अभी याद हो तो मैंने जब इस सभ्यता के निर्माताओं के बारे में जिक्र किया था, तो निर्माताओं के बारे में जिक्र करते हुए मैंने आपको 4, ठीक है ना, प्रजातियों के बारे में बात की थी। और उन 4 प्रजातियों के अंदर मैंने जब आपको इसी कांसे की मूर्ति की पहचान बताई थी, तो मैंने आपको बताया था दोस्तों कि ये कांसे की नर्तकी की मूर्ति जो है, ठीक है ना, काकेशियन मूर्ति के नाम से जानी जाती है, काकेशियन प्रजाति की जानी जाती है। काकेशियन का मतलब क्या हुआ दोस्तों, प्रोटोस्ट्रोलाइड। मैंने आपको बताया था प्रोटोस्ट्रोलाइड। और शायद यही रीजन है कि मोहनजोदड़ो से जो कांसे की नर्तकी की मूर्ति प्राप्त हुई है, हम लोग इसी नर्तकी के आधार पर इस मोहनजोदड़ो ही नहीं बल्कि सिंधु सभ्यता के निर्माताओं के अंतर्गत किस प्रजाति का नाम ले लेते हैं, काकेशियन या प्रोटोस्ट्रोलाइड लोगों का क्या कर लेते हैं, नाम ले लेते हैं। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, मोहनजोदड़ो के अंदर हमें और कौन कौन सी चीजें प्राप्त हुई है। मोहनजोदड़ो, देखिए दोस्तों, वैसे तो मैं आपको यहाँ पर एक थोड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट बताना चाहूंगा, ठीक है ना, इस चीज को हम नजरअंदाज नहीं कर सकते, इसलिए आपको ये समझना पड़ेगा कि हम जानते हैं दोस्तों, अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं तो बताइए कि कपास के प्रमाण, ठीक है ना, कपास के सर्वप्रथम यह प्रमाण या प्राचीन प्रमाण जो है वो हमें कहां से प्राप्त हुए, तो उसका आंसर दोस्तों कौन सा क्षेत्र है, मेहरगढ़। याद रखिए दोस्तों, वैसे तो कपास के जो सबसे प्राचीनतम प्रमाण है वो हमें कहां से प्राप्त हुए हैं, मेहरगढ़ से हुए। लेकिन अभी आप सोच रहे होंगे कि सर आप पगला तो नहीं गए, हम बात कर रहे हैं मोहनजोदड़ो की और आप हमें पढ़ा रहे हो मेहरगढ़। नहीं, बात यह दोस्तों, यदि कपास के प्रमाण हमें मेहरगढ़ से मिले हैं तो हमारा दिमाग ये काम करेगा कि अगर कपास हमें मेहरगढ़ से मिला तो शायद कपड़ा भी सबसे पहले कहां बनाया होगा, वहीं बनाया होगा, उसके प्रमाण भी हमें कहां से प्राप्त हुए होंगे, मेहरगढ़ से प्राप्त हुए होंगे। लेकिन यहां पर हम लोग गलत हैं दोस्तों। आपको ये चीज याद रखना पड़ेगा कि भले ही कपास का उत्पादन प्राचीनतम प्रमाण हमें मेहरगढ़ से मिला है, लेकिन याद रखिएगा दोस्तों, वस्त्र निर्माण का सबसे प्राचीनतम उदाहरण जो है, ठीक है ना, वस्त्र निर्माण का सबसे प्राचीनतम यदि कोई क्षेत्र माना जाता है या प्राचीनतम यदि हमारे पास साक्ष्य प्राप्त हुआ है तो वो कहां से प्राप्त हुआ है, मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। तो याद रखिएगा दोस्तों, कपास के प्राचीनतम प्रमाण हमें कहां से प्राप्त हुए हैं, मोहनजोदड़ो से, नहीं सॉरी, मेहरगढ़ से। लेकिन अगर हम क्वेश्चन में ये आ जाए कि बताइए वस्त्र निर्माण के सबसे प्राचीनतम साक्ष्य हमें कहां से प्राप्त हुए हैं, तो वो कहां से प्राप्त हुए हैं दोस्तों, मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए। सूती वस्त्र का एक टुकड़ा हमें प्राप्त हुआ है, जिससे हम ये कह सकते हैं कि वस्त्र निर्माण की परंपरा जो है सबसे अधिक प्राचीन जो है वो हमें मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई। चलिए दोस्तों, हम जो बात कर रहे थे, मैं इसको थोड़ा साफ कर देता हूं ताकि आप इसमें पजल ना हो, क्योंकि मैं अभी बात कर रहा हूं मोहनजोदड़ो के बारे में। दूसरी बात देखो, मोहनजोदड़ो के अंतर्गत चांदी का भी हमें प्राचीनतम साक्ष्य यहीं से प्राप्त होता है। याद रखिए दोस्तों, चांदी का या चांदी के, ठीक है ना, प्राप्ति का, चांदी के प्राप्ति का प्राचीनतम साक्ष्य, चांदी के प्राप्ति का प्राचीनतम साक्ष्य हमें कहां से प्राप्त होता है, मोहनजोदड़ो से। आप कहोगे सर चांदी की प्राप्ति का प्राचीनतम साक्ष्य का मतलब क्या है। देखो, चांदी का प्राचीनतम साक्ष्य हमें यहीं से मिलता है। कैसे मिलता है, हमें मोहनजोदड़ो के अंदर एक चांदी का क्या प्राप्त हुआ है, कलश प्राप्त हुआ है, कलश, छोटा सा कलश प्राप्त हुआ है, और एक हमें क्या प्राप्त हुआ है, शिलाजीत भी प्राप्त हुआ है। तो दोस्तों ये दोनों चीजें जो है वो किससे बनी हुई है, चांदी से बनी हुई है। और इससे पुरानी चांदी हमें सिंधु सभ्यता के किसी स्थल में नहीं प्राप्त होती है। इसीलिए चांदी का प्राचीनतम साक्ष्य भी हमें कहां से प्राप्त हो रहा है,
मोहनजोदड़ो से प्राप्त हो रहा है। ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट जानकारी जो है वो हमें क्या है, कहां से प्राप्त हो रही है, मोहनजोदड़ो से प्राप्त हो रही है। दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, ताकि मैं आगे चलूं और आगे चलकर मैं आपको आगे के चीजों के बारे में बता दूं कि भी आगे और कौन कौन सी चीजें हमको मोहनजोदड़ो से क्या हो रही है, प्राप्त हो रही है। चलिए दोस्तों, अब दोस्तों एक चीज और मैं आपको बता दूं कि थोड़ा सा आपको इस चीज को भी समझ लीजिएगा कि हम बात कर रहे थे इससे पहले के वीडियो में हड़प्पा की, और अब बात कर रहे हैं हम किसकी, मोहनजोदड़ो की। तो दोस्तों याद रखिएगा हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, और देखो हड़प्पा की खोज जो थी सन 1921 में हुई और मोहनजोदड़ो की खोज जो है वो कब कर दी गई, 1922 में। तो आपको लग रहा होगा कि शायद हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जो है बिल्कुल पास पास होंगे, इसलिए उनकी क्या कर दी गई है, खोज हो गई है कि हड़प्पा मिला और साथ में मोहनजोदड़ो मिला। नहीं दोस्तों, याद रखिएगा हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के मध्य आपस की दूरी लगभग 640 किलोमीटर है। दोस्तों याद रखिएगा 640 किलोमीटर की है, ठीक है ना दोस्तों। तो ये कोई पास पास क्षेत्र नहीं है, ठीक है ना, 640 किलोमीटर की दूरी है इन दोनों के अंदर, ठीक है ना। हड़प्पा की खुदाई या उसकी खोज 1921 में और मोहनजोदड़ो की खुदाई और खोज जो थी वो राखलदास बैनर्जी ने सन 1922 में की थी। चलिए दोस्तों, हम बात करेंगे मोहनजोदड़ो के अन्य वस्तुओं की, जो अन्य पुरातात्विक हमें जो चीजें प्राप्त हुई हैं उनके बारे में हम जिक्र करेंगे। चलिए देखिए, मोहनजोदड़ो जो है दोस्तों, मोहनजोदड़ो के अंतर्गत जिस तरह हमने हड़प्पा के बारे में पढ़ा कि हड़प्पा के अंदर हमें गठिया रोग के क्या प्राप्त हुए थे, साक्ष्य प्राप्त हुए थे, वैसे ही हमें मोहनजोदड़ो से, याद रखिएगा, डॉक्टर कैनेडी हुए हैं, ठीक है ना, एक विद्वान हुए जिनका नाम क्या था, डॉक्टर कैनेडी। डॉक्टर कैनेडी जो है, इनको मोहनजोदड़ो से मलेरिया के साक्ष्य, यहां पर इनको क्या हुआ, एक कंकाल प्राप्त हुआ, जिसके अंतर्गत इनको क्या प्राप्त था, उस कंकाल के अंतर्गत इनको किसके साक्ष्य प्राप्त हुए, मलेरिया के साक्ष्य प्राप्त हुए। तो हम इसके अंतर्गत ये कह सकते हैं दोस्तों कि कैनेडी को मोहनजोदड़ो के कंकाल से मलेरिया के क्या मिले थे, साक्ष्य मिले थे। याद रखिएगा दोस्तों, तो कैनेडी को मलेरिया के साक्ष्य प्राप्त हुए, वो भी कहां से प्राप्त हुए हैं, ठीक है ना, मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए। एक और इंपॉर्टेंट बात दोस्तों, यहाँ पर हमें एक मोहर प्राप्त हुई है, एक मुद्रा प्राप्त हुई है, और बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि दोस्तों ये मुद्रा जो है ये हमें बहुत सी चीजें क्या करती हैं, मतलब है ना, चीजें बिल्कुल क्या कर देती हैं, क्लियर कर देती हैं। क्या क्लियर करती हैं, इस मुद्रा पर, ठीक है ना, मुद्रा जो प्राप्त हुई है इस पर एक व्यक्ति को, याद रखिए दोस्तों, इस पर एक व्यक्ति को दो बाघों से लड़ते हुए दिखाया गया है, दो बाघों से क्या है, लड़ते हुए दिखाया गया है। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों कि एक व्यक्ति को दो बाघों से लड़ते हुए दिखाया गया है। इसका मतलब ये है कि ये लोग जो थे बाघों के बारे में भी क्या करते थे, जानते थे, बाघों के बारे में भी इनको पूरा क्या था, नॉलेज था। इसी के साथ हमें मोहनजोदड़ो से एक मोहर और प्राप्त हुई है दोस्तों, मुद्रा नहीं बल्कि हमें अब यहाँ क्या प्राप्त हुई है, एक मोहर प्राप्त हुई है। उस मोहर की मुख्य बात क्या है, उस मोहर के ऊपर 3 मुख वाला एक व्यक्ति जो है वो ध्यानमग्न मुद्रा में बैठा है, 3 मुख वाला व्यक्ति, ठीक है ना, 3 मुख वाला व्यक्ति ध्यान मुद्रा में बैठा है दोस्तों, ठीक है ना, ध्यान मुद्रा के अंदर बैठा हुआ है। और सबसे बड़ी बात यह है कि उसके सिर के ऊपर 3 सींग है, ठीक है ना, सिर पर कितने सींग है, 3 सींग है। और यहां पर इस व्यक्ति के चारों ओर या इस व्यक्ति के इर्द गिर्द टोटल क्या है, हमें 5 प्रकार के 6 जानवर हमें क्या होते हैं, प्राप्त होते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट है दोस्तों, ये आप ध्यान रखिएगा। ये नेट जैसी परीक्षाओं के अंतर्गत, फर्स्ट ग्रेड जैसी परीक्षाओं के अंतर्गत सबसे इंपॉर्टेंट चीज मानी जाती है। 5 प्रकार के 6 जानवर या 6 पशु जो है वो हमें क्या होते हैं, यहाँ प्राप्त होते हैं। अब आप कहोगे सर कौन कौन से, देखिए दोस्तों, यदि अगर किसी मुद्रा के ऊपर बाघ का अंकन है तो इसका मतलब ये बाघ के बारे में जानकारी रखते थे, और बाघ से लड़ रहे हैं तो इसका मतलब इनको पता था बाघ क्या है। अब बात आती है कि इसके 5 प्रकार के 6 जानवर कैसे, मेरे यहाँ के मित्र भी पूछ रहे हैं 5 प्रकार के 6 जानवर, सर लाइन समझ नहीं, 5 प्रकार के 6 जानवर का मतलब कि समुद्रा पर टोटल 6 जानवरों का अंकन है, लेकिन एक जानवर ऐसा है जो 2 बार अंकन किया गया है, जिसका अर्थात एक जानवर ऐसा है जिसका अंकन 2 बार हुआ है, और वो है हिरण। याद रखिए दोस्तों, हिरण का इस मुद्रा के ऊपर, इस मुहर के ऊपर कितनी बार अंकन किया गया, 2, अर्थात 2 हिरण दिखाए गए। अब बाकी कौन कौन से जानवर रह गए, तो आपको यहां समझना पड़ेगा दोस्तों कि इस मुद्रा के, इस व्यक्ति के बाईं ओर यदि हम देखें, इस व्यक्ति की मुद्रा के अंदर जो व्यक्ति ध्यानमग्न बैठा है, जिसके 3 मुख और 3 सींग दिखाए गए हैं, ठीक है ना, इस व्यक्ति के यदि हम बाईं ओर देखते हैं, ठीक है, तो बाईं ओर हमें एक गैंडा और एक भैंसा दिखाई देता है, ठीक है, एक तो क्या दिखाई देता है, गैंडा, और एक हमें क्या दिखाई देता है, भैंसा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, यदि हम दाईं ओर देखें तो हमें एक हाथी दिखाई देता है। याद रखिए दोस्तों, हमें एक क्या दिखाई देता है, हाथी दिखाई देता है,
हाथी, और साथ में हमें क्या दिखाई देता है, चीता। देखिए दोस्तों कितनी इंपॉर्टेंट बात है कि बाईं और दो जानवर, दाईं और दो जानवर, तो 2 और 2 कितने हो गए 4, और 2 जानवर ये कितने हो गए 6, लेकिन प्रकार कितने हुए, हाथी, गैंडा, भैंसा, चीता और हिरण, टोटल 5 ही प्रकार हुए। इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि मार्शल ने जब इस प्रकार की मुद्रा को, इस प्रकार की मोहर को देखा, तो मार्शल ने इस मोहर को देखते ही इस व्यक्ति को आद्य शिव की संज्ञा दे दी। याद रखिए दोस्तों, मार्शल ने, ठीक है ना, इस मोहर को देखते हुए इसको किसकी संज्ञा दी, जॉन मार्शल के द्वारा इसे आद्य शिव कहा गया। तो याद रखिएगा ये ऐसी मोहर जो हमें प्राप्त हुई है वो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है, जिसे आद्य शिव की क्या दी गई, संज्ञा दी गई है। और सामने मैंने आपको बताया कि 2 हिरण दिखाए गए हैं, जो व्यक्ति बैठा है उसके बिल्कुल सामने 2 हिरण, और दाएं और बाएं 2 अलग अलग जानवर है। लेकिन यहाँ पर आपको जानना होगा दोस्तों कि यहाँ पर कहीं भी, ठीक है ना, बैल का चित्रण नहीं हुआ है, ठीक है ना। बैल मैं क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि आद्य शिव जो है उनका जो मुख्य वाहन जो है वो क्या माना जाता है, ठीक है ना, नंदी, बैल को माना जाता है, लेकिन जिसका चित्रण नहीं है, शायद कहीं नहीं है, क्यों नहीं है इसका रीजन हम नहीं जान सकते। तो ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट मोहर हमें कहां से प्राप्त हुई है, मोहनजोदड़ो से क्या हुई है, हमें प्राप्त हुई है। दूसरी बात, हमें हाथी का कपाल खंड जो है, हाथी का कपाल खंड, ये भी हमें कहां से प्राप्त हुआ है, मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि जिस जानवर के बारे में हम ये कहते हैं कि सिंधु सभ्यता के लोगों को उसका ज्ञान नहीं था, ठीक है ना, उसी जानवर के हमें यहां से दांत प्राप्त हुए, और वो जानवर क्या था, घोड़ा। तो घोड़े के जो दांत हमें प्राप्त हुए हैं वो हमें कहां से प्राप्त हुए हैं, मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए हैं। घोड़े के दांत जो है वो हमें कहां से प्राप्त हुए दोस्तों, मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है दोस्तों, जिनको आपको याद रखना होगा। चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे आगे मोहनजोदड़ो से हमें और कौन क्या क्या चीजें प्राप्त हुई है। देखिए दोस्तों, मोहनजोदड़ो जो है वो इंपॉर्टेंट इसलिए बन जाता है कि यहाँ पर हमें सर्वाधिक कुएं मिलने का प्रमाण प्राप्त हुए। यहाँ पर हमें लगभग टोटल कितने कुएं प्राप्त हुए हैं, 700 कुएं प्राप्त हुए हैं। इसका मतलब एक बात थी कि ये लोग जो थे सिंचाई और पीने के लिए किस चीज का प्रयोग कर रहे थे, कुएं के लिए। सिंचाई का तो नहीं कह सकते, लेकिन कुओं के पीने के लिए किस चीज का इस्तेमाल कर रहे थे, कुओं का इस्तेमाल कर रहे थे। लगभग 700 कुएं हमें क्या हुए हैं, प्राप्त हुए हैं। और जैसा कि मैंने अभी आपको स्नानागार के बारे में भी बताया था कि स्नानागार के अंदर भी पानी भरने का माध्यम जो था वो कुएं थे, और वहां से पानी निकाला जाता था। इसीलिए यहाँ पर यह भी कहा जाता है कि स्नानागार से जो पानी निकालने की जो प्रणाली उनके पास थी, विश्व में हमें वाटर प्रूफिंग का एकमात्र उदाहरण हमें कहां से प्राप्त होता है, मोहनजोदड़ो से प्राप्त होता है। याद रखिए दोस्तों, विश्व में एकमात्र ऐसा स्थल है जहां से वाटर प्रूफिंग का उदाहरण हमें कहां से प्राप्त हो रहा है, मोहनजोदड़ो से क्या हो रहा है, प्राप्त हो रहा है। तो ये याद रखिए। दूसरी बात दोस्तों, हमें यहाँ पर एक ताम्र पत्र पर, ठीक है ना, ताम्र पत्र पर उत्कीर्ण क्या है, एक गुस्सेदार बैल की क्या हुई है, हमें आकृति प्राप्त हुई है। एक ताम्र पत्र पर हमें गुस्सा करते हुए बैल की क्या हुई है, आकृति प्राप्त हुई है। तो ये जो चीजें हैं जो हमें सारी की सारी कहां से प्राप्त हो रही है, मोहनजोदड़ो से प्राप्त हो रही है। और याद रखिएगा, मोहनजोदड़ो से किसी भी प्रकार के कब्रिस्तान का कोई क्या प्राप्त नहीं हुआ है, साक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ है। तो ये थी मोहनजोदड़ो की कुछ इंपॉर्टेंट बातें जिसके बारे में हमने पढ़ा। लगभग हमने मोहनजोदड़ो के बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट पढ़ लिए हैं, और आशा करता हूं कि जानकारी आपको अच्छी लग रही होगी। आप इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और इसके बाद हम आगे की जानकारी कालीबंगा को लेकर करेंगे। चलिए दोस्तों, ठीक है दोस्तों, हम आगे जो हमारा क्षेत्र आता है उस क्षेत्र का नाम है, या उस टॉपिक का नाम है कालीबंगा। तो हम कालीबंगा से प्राप्त होने वाली चीजों के बारे में जानकारी कर रहे हैं कि कालीबंगा जो है वो क्या है, और कालीबंगा का किस तरह खुदाई की गई, और कालीबंगा का स्थल जो है वो कहां पड़ता है वर्तमान में। याद रखिएगा, ये वर्तमान में कहां पड़ता है, हनुमानगढ़ के अंदर पड़ता है दोस्तों। हनुमानगढ़ से 19 किलोमीटर की दूरी पर एक क्षेत्र है कालीबंगा, जिसे कालीबंगा कहा जाता है। इस क्षेत्र के अंदर इस सभ्यता का मतलब ना, सिंधु सभ्यता के हमें यहाँ से प्रमाण प्राप्त होते हैं। मैंने आपको एक सूत्र दिया था, जिसके कारण आपको बताया था कि कालीबंगा जो है वो किस नदी के किनारे पर विकसित है, घग्गर नदी पे। लेकिन मैंने आपको यह भी बता दिया था कि कालीबंगा वास्तविक रूप में प्राचीन काल के अंदर क्या था, सरस्वती और उसकी सहायक नदी द्वर्षदती, ठीक है ना, के किनारे पर क्या था, विकसित था, किनारे पर क्या था, व्यवस्थित था, वहां पर क्या था, स्थित था। अब बात करेंगे कालीबंगा के बारे में दोस्तों। सबसे महत्वपूर्ण बात, कालीबंगा जो है, कालीबंगा की खुदाई बोले या खोज बोले, कालीबंगा की खोज जो थी सन 1952 के अंदर, सन 1952 के अंदर अमलानंद घोष के द्वारा की गई थी। याद करिए दोस्तों, अमलानंद घोष ने कालीबंगा की सन 1952 में क्या कर दी थी दोस्तों, खोज कर दी थी।
और यहाँ पर उन्होंने ये पता लगाया था कि इस क्षेत्र के अंदर हड़प्पा सभ्यता से संबंधित क्या है प्रमाण हमें प्राप्त हुए हैं। 1952 में अमलानंद घोष के बाद इस क्षेत्र के अंतर्गत जो व्यापक रूप से अगर किसी ने खुदाई की है या इसका उत्खनन कार्य किया है तो याद रखिए दोस्तों सन 1960 के अंदर, ठीक है ना, सन 1960 के अंदर यहाँ पर 60-61 भी बोल दिया जाता है। सन 1960-61 के अंदर दो व्यक्ति आए जिन्होंने इस क्षेत्र के अंदर बड़े पैमाने पर क्या की थी दोस्तों, खुदाई की थी। और वो जो दोनों व्यक्ति जो थे जो सन 1960-61 के अंदर आए थे, इसमें 61 भी बोला जा सकता है, जिसके अंतर्गत नाम था 60-61 के अंदर आए थे, जिसके अंतर्गत उनका नाम था बी लाल व बी के थापड़। दोस्तों यहां पर आपको याद रखना पड़ेगा बी लाल का मतलब है ब्रिजवासी लाल और बी के थापड़ का मतलब है बालकृष्ण थापड़। ठीक है दोस्तों, ये सन 1960-61 के अंदर, 61 भी बोल सकते हैं, इसके अंदर कोई दिक्कत नहीं है। इसके अंदर आपको ये दोनों व्यक्ति आए और इन्होंने दोनों ने बड़े पैमाने पर क्या किया है, इस कालीबंगा का क्या किया, उत्खनन कार्य किया। और यहां से हमें इस उत्खनन कार्य के बाद कालीबंगा से हमें अनेक प्रकार की चीजें प्राप्त हुई। पहली चीज दोस्तों, इस क्षेत्र को कालीबंगा क्यों नाम दिया गया? दोस्तों यहां पर हमें काले रंग की मिट्टी से बनी हुई कुछ चूड़ियां प्राप्त हुई थी, जिसके कारण इस स्थल को क्या कहा गया, कालीबंगा कहा गया। क्योंकि हनुमानगढ़ के अंदर ये क्षेत्र पड़ता है और हनुमानगढ़ और गंगानगर जो है वो पंजाब के क्या है, हमारे राजस्थान के मिनी पंजाब कहलाते हैं। ठीक है ना, ये पंजाब के एरिया से सटे हुए हैं। और यहाँ पर चूड़ियों को पंजाबी के अंदर क्या कहा जाता है, वंगा, ठीक है ना, या बंगा कहा जाता है। और इसीलिए इस क्षेत्र के अंदर काली चूड़ियां मिलने के कारण हमने इस क्षेत्र को क्या नाम दिया, कालीबंगा नाम दिया, या कालीबंगा के नाम से इसे क्या किया गया, पुकारा गया। तो ये भी याद रखिएगा दोस्तों, इसका नामकरण जो है वो इस रीजन से हुआ है क्योंकि हमें यहाँ पर काली चूड़ियां प्राप्त हुई हैं, जिसके कारण हमने यहाँ पर इसका नाम क्या कर दिया था, कालीबंगा कर दिया था। तो इसके नामकरण को लेकर हमारे पास ये कुछ इंपॉर्टेंट बात थी। अब बात करेंगे दोस्तों कालीबंगा को लेकर। कालीबंगा जो है इसके अंतर्गत एक चीज और याद रखना, कालीबंगा के दो उपनाम आते हैं दोस्तों, जिसमें एक उपनाम आता है दीनहीन बस्ती। कालीबंगा को दोस्तों दीनहीन बस्ती क्यों कहा जाता है, क्योंकि कालीबंगा के अंदर हमें जो मकान प्राप्त हुए हैं वो कच्ची ईंटों के प्राप्त हुए हैं। और मैंने आपको पहले भी बताया था कालीबंगा प्राक हड़प्पा कालीन, ठीक है ना, सभ्यता का क्या है, एक क्षेत्र है। मैंने आपको शुरू में बताया था दोस्तों, जिन बच्चों ने मेरा पहला वीडियो, दूसरा वीडियो नहीं देखा है, तीसरा वीडियो नहीं देखा है, वो जल्दी से चौथे वीडियो को नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि मैंने बताया था अध्ययन जो होता है दोस्तों वो क्रमबद्ध किया जाता है। और यही रीजन है जिसके कारण मैं आपको बार बार कहूंगा कि आप इस सिंधु सभ्यता के पहले के पार्ट जरूर देखें, ताकि आपको इस पार्ट को समझने में किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। कालीबंगा जो है वो प्राक हड़प्पा कालीन क्षेत्र है दोस्तों, जो स्टार्टिंग का हड़प्पा क्षेत्र था, स्टार्टिंग का काल जो था। और इसी रीजन से क्या था, ये क्षेत्र अपने आप में बड़ा प्राचीन है, जहां पर हमें दीनहीन, जहां पर हमें कच्ची ईंटों के मकान प्राप्त हुए हैं, इसीलिए इसे दीनहीन बस्ती कहा जाता है। हालांकि एक अपवाद वाली बात है कि यहाँ पर पक्की सड़कों के भी प्रमाण प्राप्त हुए हैं। ये अपवाद है कि भी शायद पक्की सड़कें जो है हमें कालीबंगा के अंदर क्या हो रही है, प्राप्त हो रही है। तो हम इसका नामकरण को लेकर बात कर रहे थे, तो इसका एक नाम जो है, इसे दीनहीन बस्ती के नाम से क्या किया जाता है, पुकारा जाता है। कालीबंगा का जो नाम है वो दीनहीन बस्ती के नाम से क्या किया गया, पुकारा गया। दूसरी बात, इसको चूड़ी निर्माण का केंद्र बोला जाता है। याद रखिए दोस्तों, इसे क्या कहा गया है, चूड़ी निर्माण का केंद्र। मैंने अभी बताया आपको कि इतिहासकार जो है, जब इनको यहाँ पर काली चूड़ियां प्राप्त हुई तो इन्होंने मान लिया कि शायद सिंधु सभ्यता के लोग जो थे वो अपनी चूड़ियां जो थी वो कहाँ बनाया करते थे, कालीबंगा में बनाया करते थे। इसीलिए इस क्षेत्र को उन्होंने क्या नाम दे दिया, चूड़ी निर्माण केंद्र नाम दे दिया। चूड़ी निर्माण केंद्र के नाम से इसे क्या किया गया, जाना गया। चलिए दोस्तों, कालीबंगा जो है अपने आप में सबसे इंपॉर्टेंट स्थल और क्यों बन जाता है, क्योंकि हमें यहाँ पर कालीबंगा के अंदर अनेक ऐसे कई साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, जिन साक्ष्यों के बारे में हम अभी जिक्र कर रहे हैं, ठीक है ना, जो पुरातात्विक दृष्टि से बड़े ही क्या है, इंपॉर्टेंट है। अब वो कौन कौन से साक्ष्य हैं जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं, वो स्टेप बाय स्टेप एक एक करके हम उन साक्ष्यों के बारे में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक छोटी सी जानकारी दे दूं। वो जानकारी ये दोस्तों कि कालीबंगा अपने आप में विद्वानों के द्वारा, ठीक है ना, क्योंकि ये बात मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, कालीबंगा अपने आप में क्या था कि हमारे देश के अंदर सन 1952 के अंदर उत्खनित किया गया स्थल था। मैंने आपको शुरू में भी बताया था दोस्तों, यदि हम बात करें भारत के अंदर सर्वप्रथम स्वतंत्रता के बाद उत्खनित स्थल कौन सा था, उत्खनित स्थल कौन सा था, तो उसका आंसर होगा दोस्तों रोपड़, कालीबंगा नहीं दोस्तों। उत्खनित स्थल कौन सा था, रोपड़। लेकिन अगर ये कह दिया जाए कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत के अंदर पहला खोजा जाने वाला स्थल कौन सा था, तो याद रखिएगा दोस्तों कौन सा था, कालीबंगा था। तो इसलिए इंपॉर्टेंट बात है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत में सिंधु सभ्यता का खोजा गया पहला स्थल कौन सा था, कालीबंगा था। अब अगर पहला स्थल अगर खोजा गया कालीबंगा है,
तो इंपॉर्टेंट बात ये भी है कि कालीबंगा के अंदर हमें ऐसे कई साक्ष्य प्राप्त होंगे, लेकिन उन कई साक्ष्यों के साथ साथ कालीबंगा की मुख्य बात क्या रह जाएगी मुख्य बात ये रह जाएगी कि यहाँ पर हमें, ठीक है ना, कुछ प्रमाण तो हमें प्राप्त हुए हैं, लेकिन इसको हमारे भारत के अंदर ये पहला स्थल मान सकते हैं हम, जो स्वतंत्रता के बाद हमें क्या है प्राप्त हुआ है। इसीलिए क्या है कि विद्वानों के द्वारा इसको सिंधु सभ्यता की क्या कहा गया, तीसरी राजधानी कहा गया, जो मैंने आपको पहले भी बताया था दोस्तों, ठीक है ना, पहले की वीडियो में भी मैंने आपको बताई थी बात, तीसरी राजधानी। लेकिन याद रखिएगा ये तीसरी राजधानी किसके द्वारा की गई है, कहा गया है डॉक्टर दशरथ शर्मा के द्वारा कहा गया, डॉक्टर दशरथ शर्मा। डॉक्टर दशरथ शर्मा ने कालीबंगा को तीसरी राजधानी का दर्जा दिया है या तीसरी राजधानी कहा है। और पिगट महोदय ने मोहनजोदड़ो और हड़प्पा को क्या कहा है, जुड़वा राजधानियां कहा है, किसकी, सिंधु सभ्यता की। तो याद रखिएगा सिंधु सभ्यता की तीसरी राजधानी जो है वो किसे कहा जाता है, कालीबंगा को कहा जाता है। और अब हम बात करेंगे यहाँ पर पाए जाने वाले इंपॉर्टेंट चीजों की। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों कि विश्व के एकमात्र, ठीक है ना, विश्व के एकमात्र, याद रखिए दोस्तों, विश्व के एकमात्र जूते हुए खेत का प्रमाण, सर्वप्रथम जूते हुए खेत का प्रमाण, या तो जूते हुए खेत का प्रमाण। दोस्तों यहां भी आपको थोड़ी सी इंपॉर्टेंट बात दोबारा याद करवा देता हूं, याद हो तो आपको, मैंने इससे पहले भी आपको इस चीज के बारे में नॉलेज दिया था दोस्तों, थोड़ा आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। इससे पहले भी मैंने आपको दोस्तों बताया था कि कालीबंगा जो है वो प्राक हड़प्पा कालीन क्षेत्र है। तो प्राक हड़प्पा कालीन क्षेत्र के रूप में यदि ये पूछा जाए कि ऐसा कौन सा क्षेत्र है जहां पर सबसे पहले जुते हुए खेत का प्रमाण प्राप्त हुआ है, तो उसके अंदर नाम क्या आएगा, कालीबंगा आएगा, प्राक हड़प्पा कालीन के अंदर। लेकिन अगर हड़प्पा कालीन क्षेत्र के बारे में बात करेंगे, ठीक है ना, उत्तर हड़प्पा कालीन क्षेत्र के बारे में बात करेंगे, तो मैंने आपको बताया था पिराक नामक क्षेत्र है जहां पर हमें जुते हुए खेत का प्रमाण प्राप्त हुआ है। ये भी याद रखिएगा, जहां पर क्या है, अलसी मतलब मैंने आपको बताई थी, सॉरी, जहां पर हमें जुते हुए खेत का प्रमाण क्या हुआ है, प्राप्त हुआ है, केवल ये याद रखिएगा। चलो, विश्व के एकमात्र जुते हुए खेत का प्रमाण जो है वो हमें कहां से प्राप्त हो रहा है, कालीबंगा से प्राप्त हो रहा है। ये क्या चीज है दोस्तों, थोड़ा सा समझ लीजिए। इसके अंदर जुते हुए खेत का प्रमाण ये है कि दोस्तों यहाँ पर एक चीज तो जुता हुआ खेत हमें यहीं से प्राप्त हुआ है, जो प्राक हड़प्पा कालीन क्षेत्र है। दूसरी बात, हमें यहीं से एक खेत में 2 फसल बोने के प्रमाण हुए, एक खेत में 2 फसल बोने के प्रमाण प्राप्त हुए, ठीक है ना, एक खेत में 2 फसल बोने के प्रमाण। दोस्तों ये क्या मतलब है चीज है, इसको थोड़ा सा समझ लीजिए। एक खेत में 2 फसल बोने के प्रमाण ऐसे हैं दोस्तों, मैं आपको एक डायग्राम के माध्यम से थोड़ा सा बता देता हूं ताकि आपको ये चीज क्या हो जाए, समझ में हो जाए। देखिए दोस्तों, खेत के अंदर क्या थी, यूं ग्रिड पद्धति के आधार पर कुछ समानांतर लाइनें थी, लेकिन उन समानांतर लाइनों के अंदर एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात थी। इंपॉर्टेंट बात ये थी कि जैसे ये बता देता हूं, ये थोड़ा चौड़ा है और ये कम चौड़ा है, तो इसके अंतर्गत कुछ समानांतर लाइनों के ग्रिड पद्धति के आधार पर क्या था, यहां पर इस तरह खेत को क्या किया जाता था, बोया जाता था। खेत को इस तरह क्या किया जाता था, मतलब फसलों को लगाया जाता था। लेकिन याद रखिएगा कि जिस खेत के जिस हिस्से की, अर्थात मैं जिस तरह आपको बता रहा हूं, खेत के जिस हिस्से की चौड़ाई अधिक होती थी, ठीक है ना, ये देखिए ये अधिक होती थी, ठीक है ना, खेत के जिस हिस्से की चौड़ाई लगभग 190 सेंटीमीटर होती थी, याद रखिए दोस्तों 190 सेंटीमीटर, ठीक है ना, ये चीज 190 सेंटीमीटर होती थी, उसके अंदर जो था वो किसके प्रमाण प्राप्त हुए हैं, सरसों के बोने के प्रमाण प्राप्त हुए हैं दोस्तों, याद रखिएगा, किसके, सरसों के। और जिसकी चौड़ाई कम होती थी उसके अंदर हमें किसके बोने के प्रमाण प्राप्त हुए हैं, चने के। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों, थोड़ा ध्यान रखिएगा कि उसके अंतर्गत हमें किसके प्रमाण प्राप्त हुए हैं, चने के प्रमाण प्राप्त हुए हैं। इसकी चौड़ाई जो थी वो 90 सेंटीमीटर होती थी और इसकी ये जो, और ये यहां से लेके यहां तक की जो मतलब चौड़ाई हुआ करती थी वो लगभग 30 सेंटीमीटर हुआ करती थी। तो जो हम ये कह सकते हैं दोस्तों कि ये जिसके अंतर्गत हमें ये कह सकते हैं कि ये जालीदार जुताई बोल सकते हैं इसको। और कम दूरी की जो मतलब है ना खाने हैं या कम दूरी की हराइयां जो है उसमें तो चना उगाया जाता था और ज्यादा दूरी की हराइयां जो है उसके अंदर सरसों बोया जाता था। तो इसीलिए हमें यहाँ पर एक खेत के अंदर 2 फसल बोने के प्रमाण प्राप्त हुए हैं, जिसमें 2 फसलें कौन कौन सी है, सरसों और
चना। याद रखिएगा यहाँ पर गेहूं और जौ भी होता है, तो यहाँ कहीं बड़ी में गेहूं हो जाएगा, बाद में छोटे में क्या हो जाएगा, जौ हो जाएगा। लेकिन हमें यहाँ कालीबंगा से सरसों और किसके प्राप्त हुए हैं, चने के प्रमाण प्राप्त हुए हैं। तो एक खेत में 2 फसल बोने के प्रमाण है, जिसमें बड़ी जो दूरी की हराइयां जो थी, बड़ी दूरी का जो खाना जो था उसमें सरसों, और छोटी दूरी का जो खाना था या छोटा खाना जो था, छोटी हराइयों वाला जो खाना था, उसमें किसके प्रमाण प्राप्त हुए हैं, चने के बोने के प्रमाण प्राप्त हुए हैं। तो आशा करता हूं दोस्तों ये चीज आपको अच्छी तरह समझ में आ रही होगी। अगर नहीं भी समझ में आती तब भी मैंने आपको बताया था, इस वीडियो को बार बार देखिए, और आप मुझे क्या कर सकते हैं, कांटेक्ट भी कर सकते हैं, और मैं आपकी उस छोटी मोटी कोई समस्या जो होगी उसको सोल्व करने की कोशिश करूंगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। देखिए दोस्तों, कालीबंगा से ही हमें विश्व के प्रथम भूकंप के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। विश्व के प्रथम भूकंप के साक्ष्य, क्योंकि इससे पहले अगर भूकंप आए भी होंगे तो उसके साक्ष्य प्राप्त नहीं हुए हैं। तो विश्व के प्रथम भूकंप के साक्ष्य जो है वो कालीबंगा से प्राप्त हुए हैं। और वो साक्ष्य क्या है, कालीबंगा के अंदर जो भी हमें टीले प्राप्त हुए हैं या जो भी हमें चीजें प्राप्त हुई हैं, वहां के मकानों के अंदर हमें दीवारों में क्या प्राप्त हुई हैं, दरारें प्राप्त हुई हैं, दीवारों में दरारें। और उन दरारों से हमें यह पता लगता है कि शायद यहाँ पर भूकंप आया होगा, और यही दरारें जो है विश्व के प्रथम भूकंप के साक्ष्यों को क्या करती है, प्रमाणित करती हैं। तो एक इंपॉर्टेंट चीज है, कालीबंगा से हमें विश्व के प्रथम भूकंप के क्या हुए, साक्ष्य प्राप्त हुए। दूसरी बात, कालीबंगा से ही सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि लकड़ी की नालियों के प्रमाण प्राप्त हुए हैं। लकड़ी की नालियों के, बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट है दोस्तों कि लकड़ी की नालियों के प्रमाण जो है वो हमें कहां से प्राप्त हो रहे हैं, लकड़ी की नालियों के प्रमाण हमें कालीबंगा से प्राप्त हो रहे हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों ये, ठीक है ना। ऐसा कोई स्थल नहीं है जहां पर हमें लकड़ी की नालियों के प्रमाण प्राप्त हो। इसका मतलब ये है कि कालीबंगा के अंदर जल निकासी के क्या थे, उचित व्यवस्था नहीं थी। कालीबंगा के अंदर जल निकासी की जो थी वो व्यवस्था जो थी वो अच्छी नहीं थी, ठीक नहीं थी। यही रीजन है जिसके कारण हमें यहाँ पर लकड़ी की नालियों के क्या प्राप्त हो रहे हैं, प्रमाण भी प्राप्त हो रहे हैं। और एक इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट चीज कालीबंगा की दोस्तों, कि कालीबंगा के अंदर हमें क्या है, फर्श में अलंकृत ईंटों का प्रयोग प्राप्त हुआ है। अलंकृत ईंटें प्राप्त हुई है, फर्श में अलंकृत ईंटों का प्रयोग। दोस्तों सिंधु सभ्यता का ऐसा कोई भी क्षेत्र नहीं है जहां पर किसी क्षेत्र के अंदर फर्श के अंदर क्या है, अलंकृत ईंटों का प्रयोग किया गया हो। लेकिन कालीबंगा का ये जो क्षेत्र है बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। ये कालीबंगा जो सिंधु सभ्यता का क्षेत्र है बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, जिसके अंतर्गत फर्श के अंदर क्या की गई है, मतलब ना अलंकृत ईंटों का क्या किया गया, प्रयोग किया गया है। ये अलंकृत ईंटें जो है इनका मतलब है ना फर्श के अंदर इसका निर्माण किया गया है। इसका एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, यहाँ पर हमें इस ईंटों के अलावा भी, ठीक है, फर्श में अलंकृत ईंटों के अलावा भी, देखो अब कई बार ये पूछते हैं सर इसमें अलंकृत ईंटों का प्रयोग किस तरह हुआ है, तो आपको बता दूं यहाँ पर क्या है, वलयाकार गोलों में, मतलब वक्राकार गोले आपस के अंदर ऐसे कट रहे हैं, इस तरह से मतलब है इनके अंदर अलंकृत ईंटों का क्या किया गया, प्रयोग किया गया। उसके ऊपर मतलब है ना क्या की गई है, थोड़ा मतलब है ना उसको सजाया गया है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा ये चीज को, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट, दूसरी बात, कालीबंगा से ही हमें क्या हुआ है, एक बालक की खोपड़ी प्राप्त हुई है। एक बालक की खोपड़ी, एक बालक की खोपड़ी जिसमें 6 छिद्र प्राप्त हुए। खोपड़ी जिसमें कितने छिद्र प्राप्त हुए हैं, 6 छिद्र। और ये जो बालक की खोपड़ी हमें कालीबंगा से प्राप्त हुई है जिसमें 6 छिद्र प्राप्त हुए हैं, ये क्या है, शल्य क्रिया का क्या है, एक प्रमाण है कि उस काल के लोगों को शल्य क्रिया का ज्ञान था। शायद इसी रीजन से मस्तिष्क के अंदर जल मतलब है ना आप एक रोग होता है, उन रोगों को ठीक करने के लिए शायद इस प्रकार की एक विधि जो है वो इस्तेमाल कर रहे थे। तो एक बालक की खोपड़ी में 6 छिद्र का मिलना जब इस बात को इंगित करता है कि कालीबंगा के लोगों को शल्य क्रिया का भरपूर क्या था, नॉलेज था, शल्य क्रिया का उनको क्या था, ज्ञान था। दूसरी बात, यहाँ पर हमें एक कांस्य का दर्पण भी प्राप्त हुआ है। इसका मतलब श्रृंगार सामग्री के अंदर कांस्य का दर्पण भी प्राप्त हुआ है। इसका मतलब यहाँ के लोग जो थे श्रृंगार सामग्री के अंदर अनेक प्रकार की चीजों का इस्तेमाल किया करते थे, और दर्पण के रूप में अर्थात एक शीशे के रूप में, वो शीशा तो नहीं होता था उस वक्त, लेकिन एक शीशे के रूप में वो तांबे का क्या किया कर रहे हैं, कांसे का क्या कर रहे हैं, दर्पण का क्या कर रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं। और साथ ही साथ हमें यहाँ पर ऊंट की अस्थियां प्राप्त हुई है। ऊंट की अस्थियां, वैसे भी आप जानते हो दोस्तों ये राजस्थान का क्षेत्र था, ठीक है ना, और राजस्थान में ऊंट जो है व्यापक रूप से मिलते हैं, और वो भी धोरों के अंदर, धोरों में मतलब रेगिस्तान के अंदर। रेगिस्तान का जहाज ही किसे कहा जाता है, ऊंट कहा जाता है। और कालीबंगा और हनुमानगढ़ जो है वैसे भी वो प्राचीन काल के अंदर किसके हिस्से रहे हैं, रेगिस्तान के हिस्से रहे हैं। तो ऊंट की अस्थियां मिलना भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। एक ही ऊंट की अस्थियां में कहां से प्राप्त हो रही है, यहीं से प्राप्त हो रही है, कालीबंगा से हमें क्या हो रही है, प्राप्त हो रही है। एक चीज और दोस्तों, कालीबंगा जो है अपने आप में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्यों है, क्योंकि यहाँ पर कालीबंगा के अंदर हमें 7 अग्निकुंड प्राप्त हुए हैं, यज्ञ वेदिकाएं प्राप्त हुई हैं। 7 अग्निकुंड या हवन
कुंड बोल सकते हो, अग्नि वेदिकाएं बोल सकते हो, इनको अग्निकुंड बोल सकते हो। इस बात से एक चीज पता चलती है कि शायद ये लोग जो थे याज्ञिक क्रियाओं में, कर्म कांडों में क्या करते थे, विश्वास रखते थे, और ये लोग जो है वो यज्ञ वगैरह क्या किया करते थे। और इसी रीजन से हमें इन, जब ये जो 7 हवन कुंड अग्नि वेदिकाएं जो हमें प्राप्त हुई हैं, इन अग्नि वेदिकाओं के पास ही, ठीक है ना, हमें अध जले चावल के दाने भी मिले हैं, अध जले चावल के दाने भी मिले हैं। जिससे एक बात ये भी समझ में आ जाती है कि शायद अग्निकुंड या हवन कुंड के अंतर्गत ये लोग जो थे वो क्या किया करते थे, मतलब ना चावल का प्रयोग किया करते थे आहुतियां देने के अंदर। इसी वजह से चावल के कुछ दाने जो है वो जल गए और आधे क्या हो गए, बच गए। तो अध जले चावल के दाने भी जो है वो हमें कहां से प्राप्त हो रहे हैं, कालीबंगा से प्राप्त हो रहे हैं। और दूसरी बात, कालीबंगा से हमें एक पल्ले के किवाड़ देखने को मिलते हैं, एक पल्ले के किवाड़। देखिए कितनी इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों कि प्राचीन काल के अंदर, आज से यदि 70-80 साल पहले चले जाए, 50 साल भी पहले चले जाए हम, तो हमें 2 पल्ले के किवाड़ दिखाई देते थे जो 2 साइड से खुलते थे और एक कुंटी लगाई जाती थी, ठीक है ना। ये कुंटे वाले तो होते ही नहीं थे, ठीक है। और उसके बाद आप ये देखिए कि उसके अंतर्गत अब हम जैसे जैसे आधुनिकता की तरफ बढ़ते गए, एक पल्ले के किवाड़ आने लगे। लेकिन ये देखिए दोस्तों, कालीबंगा के अंदर हमें पहले से ही क्या प्राप्त हो रहे हैं, एक पल्ले के किवाड़ प्राप्त हो रहे हैं। इसका मतलब ये लोग बड़े एडवांस थे, इनकी प्रक्रिया जो थी, इनकी पद्धति जो थी वो हमसे कहीं अधिक एडवांस थी। लेकिन सभ्यताएं आती हैं और सभ्यताएं जाती हैं, तभी क्या है, नई सभ्यताएं क्या होती है, विकसित होती हैं। और इस कालीबंगा के अंदर एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात, हमें यहाँ पर पंख फैलाए बगुले की एक प्रतिमा प्राप्त हुई है। याद रखिए दोस्तों, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पंख फैलाए बगुले की प्रतिमा, बगुले की प्रतिमा, प्रतिमा का मतलब मूर्ति दोस्तों। पंख फैलाए बगुले की प्रतिमा जो है वो हमें कहां से प्राप्त हो रही है, कालीबंगा से प्राप्त हो रही है। इसका मतलब इन लोगों को बगुले का नॉलेज था, और दूसरी बात वो पंख फैलाया हुआ है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं इन लोगों ने ये सब चीजें क्या है अपने जीवन के अंदर देखी होंगी। तो दोस्तों ये थी कालीबंगा, और कालीबंगा के अंतर्गत मिलने वाली चीजें, कालीबंगा के अंतर्गत मिलने वाली मतलब ना इंपॉर्टेंट मतलब जो चीजें जो हमने अभी पढ़ ली हैं। इसके अलावा भी अनेक ऐसी जानकारी है जो अभी सिंधु सभ्यता से जुड़ी है और अभी हमें जाननी है, लेकिन मेरा वीडियो जो है वो अधिक बड़ा ना हो जाए, इसलिए आज का अध्ययन मैं यही क्या करूंगा, रोकूंगा। लेकिन आप लोगों से मेरी एक अपील रहेगी कि मेरे सारे वीडियो के साथ जुड़े रहें, आप संपूर्ण वीडियो देखें। मैं आपसे गारंटी लेता हूं कि इससे बाहर रीट के एग्जाम में कहीं कोई नहीं आएगा। यहां तक कि फर्स्ट ग्रेड जैसी परीक्षाओं में, नेट जैसी परीक्षाओं के अंदर भी ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा रामबाण साबित होगा। तो आशा करूंगा दोस्तों ये जानकारी जो है वो आपको अच्छी लग रही है। आप मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर मेरा कमेंट कर मेरा हौसला बढ़ा रहे हैं, और इसी तरह आप मेरा हौसला बढ़ाते रहिए, और मैं आपके लिए रोजाना नए वीडियो क्या करता रहूंगा, अपलोड करता रहूंगा। और मेरी दोस्तों से अपील, जिन बच्चों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि आप अपने फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर या अपने किसी ग्रुपों के अंदर भी मेरे इस चैनल का छोटा सा प्रचार कर दें, ताकि वो बच्चे भी इस ऐसी जानकारी लेने से क्या न रह जाएं, वंचित न रह जाएं। आशा करूंगा दोस्तों आपको ये जानकारी अच्छी लग रही है, और इसी के साथ आपके प्यार के साथ मैं अपना ये वीडियो आज यहीं समाप्त करता हूँ। थैंक यू, धन्यवाद।